नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, काफ़ी टॉपिक्स अपन ने कंप्लीट किए और अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर जो है ब्याज टॉपिक आप ले लीजिए, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसको लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं स्टूडेंट्स को। जनरली सिंपल इंटरेस्ट में नहीं आती हैं लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आती हैं। तो प्यारे मित्रों, इसके लिए अपन को थोड़ा सा परसेंटेज का बेस पता होना ज़रूरी है। परसेंटेज का कुछ अगर बेसिक नॉलेज अगर अपन को है तो अपन आराम से जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक अब आगे चलने वाला है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले अपन कुछ परसेंटेज पे बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन परसेंटेज की बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन ब्याज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे मित्रों, एक चीज देखिए, प्रतिशत इसके नाम से स्पष्ट है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, जिसको परसेंट भी बोलते हैं। परसेंट, पर का मतलब प्रत्येक, सेंट का मतलब 100, यानी पर 100 जो अमाउंट बने हैं उसको बोलते हैं परसेंट। ये सुनो, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला 8%। ये जो प्रतिशत शब्द है इसका सिंबल आप जानते हैं इस प्रकार का होता है, और इस सिंबल का जो ये चिन्ह है इसका मैथमेटिकल अगर मान माने तो 1/100 है ना। गणितीय रूप में इसको व्यक्त करें, मतलब दूसरे रूप में, तो ये 1/100 है। ठीक है ना। चलिए, कहीं भी आपको परसेंट सिंबल देखें आप 1/100 कर सकते हैं। ठीक है। तो 8%, इस बात का मतलब क्या है कि आपको 8 कितना लेना है, 8 किस पर, प्रत्येक 100 पर। 8 आपको प्रत्येक 100 पर लेना है, उसी को बोलते हैं 8%। ये सुनो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं अगर इसको ऐसे बोलूं कि 400 का 8% होगा, है ना, तो सबसे पहले तो आप देखो क्या पूछा है, 8%, यानी 8 प्रत्येक 100 पर आपको लेना है। 8% का मतलब है 8 प्रत्येक 100 पर लेना है। आपके पास 100 कितने हैं, 4, यानी कि ये जो 400 है इसको हम लिख सकते हैं 100, फिर 100, फिर 100 और फिर 100, है ना। 400 हो गए। हर 100 पर अपन को 8 लेना है, यानी कि पहले 100 पर अपन को 8 लेना, दूसरे 100 पर भी 8, तीसरे 100 पर भी 8, चौथे 100 पर भी 8, तो 8 चौक कितना हो गया, 32। तो बताओ मुझे 400 पर 8% कितना होता है, 32 होता है। यानी कि 8 आपको प्रत्येक 100 पर लेना है, और यहाँ पर 100 कितने हैं, 4। तो 8 जब 4 बार लेंगे तो कितनी बार कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। अब प्यारे मित्रों, इस सिंबल के रूप में अगर इसकी बात करें तो कैसे सॉल्यूशन होगा, देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो एक तरीका है इसको समझने का, समझ रहे हैं आप बात को। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इस वे में करेंगे तो तब तो लंबा टाइम लग जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ये 8 मतलब 4 ही 100 है, अगर ऐसे ऐसे 300 होते तो, है ना, तो आप जो है सीधा इसको ऐसे कर सकते हैं, 400 का मतलब गुणा, फिर 8, ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 1 ऊपर 8 से गुणा होगा बटे में 100, इस 1 का कोई मतलब ही नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो 400 × 8/100, ये प्रतिशत निकालने का तरीका है। 0000 कैंसिल, 8 चौक 32, ये आपका रिजल्ट है। यानी 400 का 8% कितना होता है, 32 होता है। तो ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब प्यारे मित्रों, जो इंटरेस्ट टॉपिक है, जो ब्याज टॉपिक है, वो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको कुछ बेसिक प्रतिशत का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आई? बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट, तो आपको पता चल गया कि प्रतिशत का मतलब है प्रत्येक 100 पर। एक सिंपल सा एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 500 का 9% होगा। ठीक है। तो अब इसको करने के 2 मायने हैं, 2 तरीके हैं, है ना। सुनिए, 500, 500 का 9%। पहले आप इस 9% को समझो। 9% का मतलब है 9%, मतलब 9 आपको प्रत्येक 100 पर लेना है।
हर 100 पर आपको कितना लेना है 9, और यहाँ पर 100 कितने हैं 5, ये पहला 100, ये दूसरा 100, ये तीसरा 100 और ये चौथा 100। यहाँ पे 5 100 है और हर 100 पर कितना लेना है 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। ठीक है, तो कितना हो गया 9 चौक 36 हो गया। ये सुनो भाई, नो 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 5 बार है, 5 बार 45 हो गया। ये सुनो, तो प्यारे मित्रों 9% का मतलब है तो होता है 9 प्रत्येक 100 पर लेना है, और यहाँ पर 100 कितने हैं 5, यानी 5 बार 100 है। ये सुनो 5 बार 100 है, तो अपन ने 9 को 5 बार लेंगे तो कितना आ जाएगा 45। अब इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 500 का मतलब गुणा 9%, 9 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, तो 1 तो 9 से गुणा होगा तो 9 ही रहेगा ना, बटे में 100, 0000 कैंसिल, 9.45, ये इसका रिजल्ट है। ये सुनो, तो 500 का 9% कितना हो गया 45 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब इसी बात को अपन उलट दें तो क्या रहेगा, चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं परसेंटेज टॉपिक जब करवाऊंगा उस समय ये सारी स्थितियां बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी अपन जो है ब्याज समझना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक बातें अपन को पता होनी जरूरी है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब सुनिए 500 का 9% क्या होगा, क्या होगा बताओ 45 होगा। अब इसी बात को उल्टा जाए, यानी कि 45 500 का कितने प्रतिशत है, आप बोलोगे 9% है, और वो कैसे समझा जाए उस पर अपन बात करते हैं। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 45 500 का कितने प्रतिशत हैं, है ना प्यारे मित्रों, कौन 45 किस पर 500 पर कितने प्रतिशत हैं, यानी कि 45 को 500 के ऊपर देखें तो प्रतिशत कितना होगा, यानी हर 100 के हिस्से में कितना आएगा। अब एक बात मुझे आप सिंपली बताएं, कितने हैं यहाँ पे 500, 500 का मतलब पहला 100, दूसरा 100, तीसरा 100, चौथा 100 और ये 5वां 100। 500 पर 45 को देखना है, प्रत्येक 100 पर कितना आएगा। अब एक बात बताइए, कितना है आपके पास 45, 45 को हर प्रत्येक 100 पर देखना है, यानी परसेंट देखना है, तो 45 में 5 का भाग दे दो भाई। यहाँ पे 100 कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 और 500 बैठे हैं ना, हर 100 को देना है, तो 45 को जब 5 लोगों में बांटेंगे तो हर के हिस्से में कितना आएगा 9 आएगा। ये सुनो, तो आप कहोगे कि इस 100 को भी 9 मिला, इस 100 को भी 9, इसको भी 9, इसको भी 9 और इसको भी 9, तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 हैं वो 500 के ऊपर प्रतिशत 9 होता है। ये सुनो, तो आपने इस अप्रोच से इसको समझा। अब ऐसे न करके अपन को मतलब आपको जब भी निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, आपको पूछा है कि 45 500 का कितने प्रतिशत है, किसको देखना है 45 को, किसके ऊपर देखना है 500 के ऊपर, प्रत्येक 100 पर कितना होता है, यानी 45 500 पर परसेंट कितना है। ये सुनो, एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति के नंबर आते थे, जैसे मान लो 500 में से किसी ने गेन किए 45 नंबर, तो कैसे मार्क्स दिए जाते हैं 45 मार्क्स आउट ऑफ 500। ये सुनो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके मार्क्स ऐसे तो आते थे, हालांकि इतने कम नहीं आते थे, बहुत अच्छे आते थे, लेकिन तो भी लिखने का तरीका यही था, चलो आपके 450 कर देते हैं और क्या, समझे आप। तो आपने 500 में से 450 मार्क्स लाते थे तो कैसे लिखा जाता था 450 आउट ऑफ 500। ये सुनो, लेकिन यहाँ पे 45 है अपने, तो अपन जीरो नहीं लगाएंगे, है ना, तो देयर इज 45 आउट ऑफ 500। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों इसको परसेंट अपन को देखना है, तो आप इंटू कर दो 100। जब आप अपने सर को बोलते थे कि सर वो तो बात ठीक है कि मेरे 45 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500, बट पापा ने पूछा है कि परसेंट कितना बना तेरा, तो मैं कैसे बताऊं उनको। तो वो सर क्या बोलते थे कि जो मैंने फ्रैक्शन लिखा है, जो मैंने भिन्न लिखी हैं, उसको 100 से गुणा कर देना बालक, ऐसा बोलते थे। तो आपका जो मार्क्स होते थे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो आपका परसेंट आता था। 0000 कैंसिल, ये हो गया 9, यानी कि 45 इज 9% ऑन 500। ये सुनो, तो सिंपल सी बात है, ठीक इस प्रकार से। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, बस इंटरेस्ट को लेकर के, यानी ब्याज टॉपिक जो अपना चलने वाला है अभी, उसको लेकर के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूं, मतलब बेसिक जो नीड है जिस चीज़ की, क्योंकि पूरी तरह से
परसेंट, ये जो ब्याज टॉपिक है पूरी तरह से प्रतिशत पर ही चलता है, ये सुनो। चलिए अब आपने समझा कि जो प्रतिशत है यानी कि परसेंट है, क्या परसेंट जो टॉपिक है इस पे मुख्य रूप से दो ही प्रकार के सवाल बनते हैं। कितने प्रकार के सवाल बनते हैं? दो ही प्रकार के। पहला प्रकार देखना 500 का 9% होगा, और दूसरा प्रकार देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो 45 500 का कितने प्रतिशत हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों प्रश्न में अंतर क्या है? अंतर यहां पे है, देखो 500 का 9% होगा, यानी यहां पे आपको प्रतिशत वैल्यू दे रखी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू लानी है। तो आप कहोगे कि 500 का 9% 45 है। ये सुनो, मतलब आपको यहां पे परसेंट वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता करनी थी। तो 500 का 9% 45 होता है, आपने पता कर लिया। यहां पर क्या स्थिति है? यहां पर आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, उसका प्रतिशत मान पूछा है। तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? इसका सॉल्यूशन रहेगा 45 500 का कितने प्रतिशत है, तो इसका आंसर है 9%। कितने प्रतिशत है? 9%। अब देखो दोनों प्रश्नों में क्या अंतर रहा, यहां पे प्रतिशत वैल्यू दे रखी थी और उसका एक्चुअल मान पूछा था, यहां पे एक्चुअल मान दे रखा है, उसका प्रतिशत वैल्यू पूछा है। तो प्रतिशत शब्द जहां भी प्रयोग हो, परसेंट जहां भी प्रयोग हो, वहां पे केवल और केवल दो ही प्रकार की संभावना है, तीसरी किसी प्रकार की संभावना नहीं है। अपन ने बातों को इसी प्रकार से जड़ में जाकर के नहीं समझा, तभी तो अपन परसेंटेज टॉपिक को अलग मानते हैं, लाभ हानि को अलग मानते हैं, ब्याज को अलग मानते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, डिस्काउंट, अपन सब इसको अलग अलग मानते हैं। बाकी देखा जाए तो मैंने आपको शुरुआती जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज टॉपिक व्यापक रूप से कितने टॉपिक्स को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज टॉपिक जो है वो खुद प्रतिशत प्लस लाभ हानि प्लस साधारण ब्याज प्लस चक्रवर्ती ब्याज और डिस्काउंट, इतने बड़े जो ये सारे जो टॉपिक है ये मिलकर के एक प्रतिशत टॉपिक का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रतिशत पर ही चलती हैं। और दूसरी बात ये कि जहां पर भी प्रतिशत शब्द का यूज होगा वहां पे महज दो ही प्रकार की बातें बन सकती हैं, एक तो प्रतिशत वैल्यू दे रखा हो तो उसका एक्चुअल मान पूछे, और दूसरा एक्चुअल मान दे रखा हो तो उसका प्रतिशत वैल्यू पूछे। तीसरा किसी भी प्रकार का सवाल बनने की संभावना नहीं है। तो आप सोच लो, परसेंटेज टॉपिक पूरा का पूरा लाभ हानि, पूरा का पूरा साधारण ब्याज, पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज और पूरा डिस्काउंट, इन सब टॉपिक्स में यानी 3 और 2 5 टॉपिक में केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। परसेंट वैल्यू दे दो, एक्चुअल वैल्यू पूछेगा, एक्चुअल वैल्यू देगा, परसेंट वैल्यू पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अब उसके बाद पूछने के अंदाज अलग अलग होते हैं। तो अपन कहते हैं कि साहब परसेंटेज टॉपिक में 50 प्रकार के सवाल हैं, ब्याज टॉपिक में 70 प्रकार के सवाल हैं, ऐसे अपन बोलते हैं। अभी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज एक ही धुरी पर चलेगा, एक ही धुरी के इर्द गिर्द वो चलेगा, किसी प्रकार का डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा शुरू से एंड तक। ठीक है, चलिए, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां से आगे आपने एक चीज तो समझी कि भाई दो ही प्रकार के सवाल बनते हैं, परसेंट वैल्यू दे दो, एक्चुअल मान पूछेगा वो, और एक्चुअल मान देगा तो परसेंट वैल्यू पूछेगा, बस दो ही प्रकार की बात है। पूरे ब्याज में यही चलने वाला है ना, परसेंट वैल्यू देगा तो एक्चुअल मान पूछेगा, एक्चुअल वैल्यू देगा तो परसेंट मान पूछेगा। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों इसमें एक और चीज है जो अपन को समझनी है, उसके बाद में अपन ब्याज टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और वो बात क्या है, आपको ये मान के चलना है इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है। बोलो कितनी है? 100% है। सब कुछ, एवरीथिंग, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो उसके अपने आप में 100% है। ये सुनो, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अपने आप में 100% चल रही है। आपके अंदर टैलेंट कितना है? अपने आप में 100%। मैं पढ़ा कैसा रहा हूं? अपने आप में 100%। मैं मेरा 100% दे रहा हूं, कोई और पढ़ाएगा वो अपना 100% देगा। नरेंद्र सर पढ़ा रहे, अपना 100% दे रहे। ये सुनो, कितने लोग अब देख रहे हैं मुझे इस वीडियो में? 100% लोग देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इस क्लासरूम में चेयर्स कितनी है? 100% है।
अब उनकी संख्या विशेष हो सकती है, 150 चेयर है कि 200 चेयर है कि 250 चेयर है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने आप में 100% है। इस रूम में पंखे कितने हैं, गिनती की बात छोड़े तो फिर अपने आप में 100% है। अब इसमें अगर 20 पंखे लगे हुए हैं तो 20 अपने आप में तो 100% है ही ना। अब अगर उसमें से 10 पंखे चल रहे हैं तो यूं बोला जा सकता है कि 10 में से मतलब 20 पंखे हैं, उसमें से 10 चल रहे हैं, इट मीन्स 50% पंखे चल रहे हैं। ये सुनो, 20 पंखे हैं, उसमें से अगर 15 चल रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि 75% पंखे चल रहे हैं। ये सुनो, तो हर चीज अपने आप में कितना है, 100%। ये पंखा चल रहा है, ये कितनी हवा दे रहा है, ये अपने आप में 100% दे रहा है। अगर इसका जो वो लेवल है, अगर वो 5 तक का है, इसका जो स्पीड है ना वो 1, 2, 3 और 5 गियर तक है मान लो, तो 5 में चलेगा तो 100% चल रहा है। अगर वो 4 में चलेगा तो 75 नहीं 100% चल रहा है, 4 में चलेगा तो 80%, ठीक है, और 3 में चलेगा तो 60%। इस प्रकार से तो प्यारे मित्रों, एक चीज आपको मान के चलना है कि इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है। भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 100%। भारत की इकोनॉमी अपने आप में कितनी है, 100%। समझ पा रहे हो, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 100%। तो हर चीज इस दुनिया में 100% आपको मान के चलना है। मेरे पास मार्कर कितने हैं, 100%, अपने आप में 100% है। अगर ये 2 को मैं छुपा दूं तो आप बोलोगे सर आपके पास 100% मार्कर थे, अब आपके पास उसमें से 50% मार्कर है। ये सुनो, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें प्यारे मित्रों, इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है। अब मैं इसका दूसरा पक्ष समझाने जा रहा हूं, जो आप समझना। मैंने यूं कहा कि 500 का 60% होगा। समझ पा रहे हो बात को, इस चीज को समझो। 60% ऑफ 500 इज 500 का 60% होगा। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी सिंपल बात है। अच्छा, 2 तरीके हैं, समझते जाना है ना। अपन को सीखना है, टाइम पास नहीं करना है, यानी केवल टॉपिक को कंप्लीट नहीं करना है। अगर टॉपिक को कंप्लीट करना होता तो मैं हर टॉपिक को 1 से 2, 3 घंटे में निपटा देता, लेकिन हर टॉपिक कितना 10-10 घंटे, 20-20 घंटे चल रहा है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि अपन को सीखना है और आपके काम यही आएगा। हालांकि थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन आपको एक ही बार करने की आवश्यकता है, उसके बाद में कभी करने की आवश्यकता नहीं। और दिन दिन ये आपके भीतर विकसित होता जाएगा। सुनिए, तो तरीका ये है कि 500 इट मीन्स 100, 100, 100, 100 एंड 100। ये सुनो, अब 60% लेना है आपको। इस पर भी 60, इस पर भी 60, इस पर भी 60, इस हर 100 पर आपको 60 लेना है। 60% का मतलब है प्रत्येक 100 पर आपको 60 लेना है। आपने हर 100 पर 60 लिया, तो बताओ मुझे 60 कितनी बार आया, 3 और 2 5 बार आया, तो 300 हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, 500 का मतलब गुणा हो जाएगा, है ना। 500 यानी 500 का 60% का मतलब बटे में 100, यानी कि आप इसको 1/100 कर सकते हैं। तो 1 ऊपर 60 से गुणा होगा बटे में 100। ये सुनो, तो 500 का 60%, 0000 कैंसिल, 6 मंजे 300 हो गया। ये सुनो, तो फिर इस प्रकार की बात है, ठीक है। अब इसको करने का जो तीसरा अंदाज है वो क्या हो सकता है, वो आप देखो। हालांकि तीसरा अंदाज जो है वो पूरी तरह से यही है, पूरी तरह से यही है, लेकिन एक अलग वे में है। वो कैसे, देखो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस दुनिया में हर चीज अपने आप में कितनी है, 100%। ये सुनो, इस दुनिया में हर चीज अपने आप में कितनी है, 100%। अब बताओ मुझे 500 अपने आप में कितना है। आप बोलोगे सर 500 अपने आप में 100% है। यस, 500 अपने आप में 100% है, उसका 60% आपको ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 60%। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि देयर इज 100% इज इक्वल टू 500। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 60%। ये सुनो, कहने का मतलब इस प्रश्न में आपको वैल्यू 100%, जो 100% का वैल्यू वो 500 है, आपको 60% का वैल्यू लाना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे 500 जो है वो अपने आप में 100% है, यानी 100% बराबर 500 है, तो आपको 60% का मान लाना है। यानी कि इस दुनिया में हर चीज 100 इकाई से मिलकर बनी हुई है, ये आपको मानना है। 100% यानी 100 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। तो 100 पार्ट का वैल्यू कितना है, 500, और आपको उसके 60 पार्ट का वैल्यू लाना है। इसको मैं और अलग शब्दों में बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जस्ट सपोज करो कि 100 पेन का मूल्य 500 रुपये है, तो आपको 60 पेन का मूल्य पूछा है। समझ में आ रही बात, 100 पेन का मूल्य 500 है, आपको 60 पेन का मूल्य पूछा है। अब बताओ मुझे, आपके दादाजी ने आपको पूछ लिया कि बेटा 100 पेन 500 रुपये में आती हैं, तो 60 पेन कितने में आएंगी, तो आप क्या करते हो,
आप एक बार के लिए इस पैटर्न को रहने दो। ये सुनो, आप ऐसे बोलोगे दादाजी 100 पेन कितने में आती हैं, वो बोले बेटा 500 रुपये में आती हैं, तो आप कहोगे कि 500 रुपये में मैं 100 का भाग दे दूं। 500 रुपये में 100 का भाग दिया तो एक पेन का मूल्य आया। ये बात तो आप समझते हो ना, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, एक एक नियम बोलते हैं। 100 इकाई का वैल्यू 500 है तो एक इकाई का वैल्यू कैसे आएगा? 500 में 100 का भाग दे दिया, ये एक इकाई का वैल्यू है। अपन को कितनी इकाई चाहिए? अपन को 60 इकाई चाहिए। अपन को कितनी इकाई चाहिए? 60 इकाई चाहिए। अब देखिए आप 00 से 00 कैंसिल हो गए, 6 पंजे 300, यस और नो, ये आ गया आपका आंसर 300। अब अपन को इसी पैटर्न पे चलना है, पूरा का पूरा ब्याज टॉपिक जो है वो इसी पैटर्न पे चलेगा, है ना। क्या ये अलग पैटर्न है? अरे नहीं, इसी का तो दूसरा रूप है। देखो 500 के बटे में 100 है इंटू 60 है। यहाँ पे देखो 500 के बटे में 100 है इंटू 60 है, बात तो वही है, बस बात को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका बस अलग है, ठीक है। तो 100 इकाई का मान 500 है, इसको बोलते हैं सुराग इसको बोलते हैं क्लू, सुराग। आपको सुराग अगर मिल जाए तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी है। इस मसले में अपन को क्या सुराग मिला? अपन को ये सुराग मिला, अपन को ये क्लू मिला कि यहाँ पे 100% जो है उसका वैल्यू 500 है, तो हमारे को 60% का वैल्यू पता करना है। यानी 100 पेन का मूल्य 500 है तो 60 पेन का मूल्य क्या होगा? 500 में 100 का भाग दिया, गुणा कर दिया 60 से, तो ये 300 आ गया। ये अप्रोच से अपन काम करेंगे आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब अपन इस बात को थोड़े और अलग अंदाज में समझते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे मित्रों। अब ये दो जो क्वेश्चन है इनको बड़ा तसल्ली से आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां से अपना और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, देखो क्या लिखा है कि 400 का 70% कितना होगा? किसका 70%? 400 का। इसका मतलब 400 अपने आप में तो 100% है। ये बात आपको समझ में आई? इट मीन्स 400 जो है वो 100% है अपने आप में। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 100% दैट इज 400। अरे क्या मिल गया? ये आपका सुराग है, आपको क्लू मिल गया कि इस मसले में 100% वैल्यू है वो 400 का है। इसमें से आपको 70% का मान पूछा है, तो बड़ा सिंपल है। कैसे करोगे आप कहोगे कि जब 100% का वैल्यू 400 है तो 70% का वैल्यू क्या होगा? तो आप 400 में दोगे 100 का भाग और गुणा कर दिया 70 से, 00 से 00 कैंसिल, 728, 280। ये सुनो, 100% का वैल्यू 400, 400 में दिया 100 का भाग, गुणा किया 70 से, तो आ गया 228, मतलब 280। ये सुनो, ये आपको समझ में आ गया? क्लियर? बिल्कुल। अब आप यहां पे आओ, यहां पे दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या का 40% 360 है। आपको संख्या नहीं दी है, किसी संख्या का 40% दिया है कि 360 है, तो आप कहोगे अच्छा, इट मीन्स वो बोलना चाह रहा है देयर इज 40% इज इक्वल टू 360। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया कि किसी संख्या का 40% 360 है, यानी वहां पर 40% का वैल्यू 360 है। क्लियर है? अब पहला सवाल ये है, ये आपको सुराग मिल गया ना कि भाई 40 इकाई का मान 360 है, यानी कि 40 पेन का वैल्यू 360 है। वह संख्या क्या होगी? अब बताओ वो संख्या कितनी होगी? भाई मैंने आपको बताया तो सही, संख्या अपने आप में 100% है। संख्या अपने आप में कितनी है? 100% है। तो आप बोलोगे कि वो संख्या अपने आप में 100% है। इसका मतलब आपको संख्या लानी है, यानी कि 100% का वैल्यू लाना है। जब 40% का वैल्यू 360 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? यानी कि वो संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी 360 में दिया 40 का भाग, गुणा कर दिया 100 से, 0 से 0 कैंसिल, इससे घट गई 9 बार 900। बताओ वो संख्या क्या है? 900 है। ये सुनो भाई, 40% का वैल्यू 360 है, तो 360 में दिया 40 का भाग, उससे 1% का वैल्यू मिला, और अपन को क्या चाहिए? वो संख्या चाहिए, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए, तो अपन ने 100 से गुणा कर दिया, 900 आ गया। अब दूसरा सवाल क्या है? उस संख्या का 90% क्या होगा?
तो मित्रों ये बहुत ही आसान सी बात है। अपन कहेंगे कि संख्या का जो 40% है वो 360 है। अरे क्या मिल गया? सुराग। सुराग ये बताता है कि 40% इज 360। आपको संख्या का 90% लाना है। इसका मतलब आपको 90% का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो कैसे आएगा? 360 में दिया 40 का भाग, तो 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 90 से। सुराग है ना, 40% बराबर 360, 360 में दिया 40 का भाग, तो 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 90 से। इससे ये कट गया, ये 810 हो गया। ये सुनो, तो आपका आंसर है 810। तो इस प्रकार से इसको समझना है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो ब्याज आपके लिए बहुत आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। चलिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है, अब प्यारे मित्रों इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और अपन सीखते हैं प्यारे मित्रों। अब इस बात को आप समझना, पहले क्वेश्चन को समझो। किसी संख्या के 30% और 45% का अंतर 600 है। कोई नंबर है, उसके 30% और 45% का जो डिफरेंस है वो है 600। बोलो कितना है? 600 है। तो पहला सवाल, वह संख्या क्या होगी? और दूसरा सवाल, संख्या का 70% क्या होगा? संख्या का 70% क्या होगा? अब सुनो, मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात है, अपन सॉल्यूशन करते हैं ना। ठीक है भाई, संख्या जो है ना वो अपने आप में कितनी है? 100%। ये बात तो आप जानते हैं कि संख्या अपने आप में 100% है। इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% है। संख्या का 30% और 45% का जो अंतर है, बोलो क्या? इनका अंतर 600 दे रखा है उसने। मुझे एक चीज़ समझाओ, संख्या के 30% और 45% का जो अंतर है वो कितना है? 15%। बोलो है कि नहीं है भाई? संख्या के 30% और 45% का जो अंतर है वो 15% है और एक्चुअल में वो 600 है। अरे क्या मिल गया आपको? सुराग मिल गया। इसने बोला ना संख्या के 30% और 45% का अंतर, तो आपने कहा कि 30% और 45% का अंतर तो 15% होता है। इसने बोला कि हाँ वो 600 है, तो आपने कहा अच्छा सुराग मिल गया। इसका मतलब उस 15% का जो वैल्यू है वो असल में कितना है? 600 है। ये आपके लिए सुराग है। अब पहले सवाल का अपन आंसर देते हैं। पहले सवाल का सॉल्यूशन, वह संख्या क्या होगी? अब एक बात बताओ, यहाँ पे 15% का मान 600 है, तो आपको 100% का ही तो मान लाना है, क्योंकि आपको संख्या लानी है ना। संख्या अपने आप में 100% है। तो आप बोलोगे संख्या बराबर 600 में दिया 15 का भाग। अब आप बताओ मुझे 15 का भाग क्यों दिया? क्योंकि 15% का वैल्यू जब 600 है, यानी कि 15 इकाई बराबर 600, यानी कि 15 पेन का मूल्य 600 है, तो पहले एक पेन का मूल्य तो आवे। 600 में 15 का भाग दिया तो एक पेन का मूल्य आया और गुणा कर दिया 100 से, तो ये कितने हो गया? 1560। 4000। वो संख्या कितनी है? 4000 है। ये सुनो, ठीक है। अब दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का सॉल्यूशन, संख्या का 70% क्या होगा? एक बात बताओ, संख्या का 15% का वैल्यू तो 600 है, आपको 70% का ही तो वैल्यू लाना है। आपके पास ऑलरेडी 15% का वैल्यू 600 दे रखा है ना, आपको लाना है 70% का मान। तो आप कहोगे जब 15 इकाई का मान 600 है तो 600 में दिया 15 का भाग, तो 1 इकाई का मान आया और गुणा कर दिया 70 से, तो ये 70 इकाई का मान आ गया। कितना हो गया ये? 4 बार कट गया, 1560, 0, 728, 2800 है ना? 2800 हो गया। क्या ये आपको बात समझ में आई? बिल्कुल। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो आप परसेंटेज का ये बेसिक बात समझ पाए, और जिस व्यक्ति ने ये बेसिक बातें समझी है ना, वो व्यक्ति परसेंटेज, ब्याज, लाभ, हानि कहीं नहीं अटकने वाला, डिस्काउंट वगैरह कहीं भी नहीं। आप कहोगे सर ऐसी बातें नहीं है, बहुत टफ सवाल आते हैं। अरे प्यारे मित्रों मैंने तो सारे सवाल देखे हैं ना। मतलब अगर ये बेस आपने समझ लिया
तो ये मानो कि आपके जीवन से प्रतिशत शब्द की जो भी समस्या है वो खत्म हो गई। जैसे जैसे अपन ये ब्याज टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपको विश्वास होगा कि हाँ, जैसा मैंने कह रहा था वो वैसा ही है, जो मैंने कहा था वैसा ही है। ठीक है, तो अब प्यारे मित्रों इतना आप समझ गए। आपको मेनली क्लू ढूंढना है, सुराग ढूंढना है कि कितने % का वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है ना, इसको एक्स वाले मेथड से भी किया जा सकता है। जब परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको वो वाली अप्रोच भी समझाऊंगा। चलिए, तो अब अपन पर्टिकुलर ब्याज की तरफ बढ़ते हैं कि ब्याज क्या है और किस प्रकार से अपन उसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्यारे मित्रों, अब अपन पर्टिकुलर शब्द को समझते हैं ब्याज, है ना। ठीक है, ब्याज, इंटरेस्ट। अब प्यारे मित्रों सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि ब्याज है क्या चीज़। एक्चुअल में होता क्या है प्यारे मित्रों, अपन जो है ना गणित को गणित की दृष्टि से देखते हैं, अपन ने कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की। अगर अपन समझने की कोशिश करते हैं तो ये सारी बातें आपको बहुत आसान और पूरी तरह से बेसिक लाइफ से जुड़ी हुई और आपका जो सामान्य तर्क है उसमें पूरी तरह से फिट बैठने वाली सारी स्थितियां होती हैं। ठीक है, ब्याज किसको बोलते हैं? ब्याज को लेकर के आप ब्याज को केवल एक टॉपिक मानते हैं कि ये गणित का एक टॉपिक है। प्यारे मित्रों, ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज का मतलब है किराया। जैसे कि आप किसी रूम में रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप उस रूम का रेंट अदा कर रहे हैं, ये सुनो, वो रूम आपका नहीं है, यानी कि वो संपत्ति आपकी नहीं है, आप उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, तो आप उसके बदले में क्या चुकाते हैं? किराया। उसको शब्द बोलते हैं किराया। ये सुनो, आप किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं है, गाड़ी किसी और की है, यानी कि वो किसी और की संपत्ति है, आप उस संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, के बदले में आपको देना होता है किराया। ये सुनो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप किसी अन्य की चीज़ का उपभोग करते हैं, तो उसके बदले में उसको कुछ अमाउंट अदा करना पड़ता है, कुछ भी राशि उसको अदा करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किराया। लेकिन जब आप किसी दूसरे के पैसों का उपयोग करते हैं, तो पैसे आपके नहीं है, किसी और के, तो उपयोग करने के बदले में आप उसको क्या चुकाते हैं? किराया चुकाते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं ये पैसों का किराया है। लेकिन किराया शब्द यूज ना करके वहां पे क्या यूज किया जाता है? ब्याज शब्द यूज किया जाता है। इतनी सी बात है। तो बताओ ब्याज का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि धन का किराया, धन के किराए को ब्याज बोला जाता है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से ब्याज का मतलब हो गया धन का किराया। अब जिस प्रकार से, जैसे आप बस में बैठे, ये सुनो, तो बस में किराए की एक लिस्ट हो क्या कि प्रति किलोमीटर 2 रुपया लगेगा, या फिर जयपुर से जोधपुर तक का किराया 500 रुपये है, दिल्ली तक का किराया ये है वो है। तो उस लिस्ट पे वो किराया जो है आप पे चार्ज किया जाता है। तो इसी प्रकार से रुपयों पर किराया लगाने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के तहत किराया लगाया जाता है। ठीक है, और उसी पैटर्न को अपन को समझना है कि वो पैटर्न क्या है और किसी धन का उस पैटर्न से निश्चित दर से कितना किराया बनता है, ये अपने सवाल बनेंगे। तो ब्याज टॉपिक को पढ़ने से पहले इसकी जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, यानी कुछ शब्दावली है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो ब्याज की बात ही शुरू तब होगी जब या तो रुपये उधार लिए जाएंगे या फिर उधार दिए जाएंगे। तो जो भी धन उधार लिया या दिया जाता है उसको बोलते हैं मूलधन। बोलो क्या बोलते हैं? मूलधन। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, अब प्यारे मित्रों मूलधन का जो ऊपर रेंट लगता है उस रेंट को बोलते हैं ब्याज। किराया लगता है ना, इंटरेस्ट। ये सुनो, किराए को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। जब आप उस धन के साथ में, जो मूल धन है, जो प्रिंसिपल है, उसके साथ में आप इंटरेस्ट को ऐड कर देते हो और राशि को चुकाते हो, तो उसको बोलते हैं मिश्र धन। यानी अब वो धन जो है वो मूल नहीं रहा, वो मिश्रित हो गया है ब्याज से, तो उसको बोलते हैं मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट। क्या बोलेंगे? अमाउंट। यस और नो? अब प्यारे मित्रों
ब्याज जो है वो कैसे लगाया जाए, किराया कैसे लगाया जाए, इस बात को तय करने के लिए एक पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं दर। दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये दर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ब्याज पूरा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से दर पर ही निर्भर है। अगर आपको दर की प्रक्रिया समझ में आ जाए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो ये मानो कि ब्याज आपके लिए सरल, मतलब बिल्कुल सॉल्व हो गया है, सरल हो गया है, बहुत ईजी हो गया है। ये सुनो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? ब्याज किस हिसाब से लेंगे उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। तो जैसे कि आपने किसी सेठ से पैसे उधार लिए, सेठ ने बोला कि मैं तो 8% दर लूंगा। मतलब ये है कि मैं तो 8% यानी 8 प्रत्येक 100 पर, हर 100 रुपए पर 8 रुपए का किराया लूंगा हर साल। तो आपकी दर हो गई 8% प्रति वर्ष। यानी आप ये मान के चलोगे कि मैंने इस सेठ से जितने भी पैसे उधार लिए हैं, प्रत्येक 100 रुपए के नोट पर यह आदमी 1 साल का 8 रुपए का किराया लेगा। तो ये हो गई दर। दूसरे शब्दों में अपन समझें, अच्छा वो अपनी शर्त, मतलब वो दर अलग प्रकार से भी रख सकता है। वो कहेगा कि साहब मैं तो पूरे साल में हिसाब नहीं करूंगा, मैं तो हर 6 महीने में हिसाब करूंगा। मेरी दर रहेगी 5% अर्धवार्षिक, यानी 5%, 5 रुपए प्रत्येक 100 पर हर 6 महीने में लूंगा। मैं आप में पैसे लेके जा रहे हो, मैं आपके घर 6 महीने बाद आऊंगा और हर 100 रुपए पर 5 रुपए ब्याज लूंगा। आप मुझे वो सारा ब्याज बनता है वो दे देना, और अगर नहीं देते हो तो वो ब्याज भी आपके उस मूलधन में जुड़ जाएगा, ब्याज का भी ब्याज लगेगा। उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से आपका जो दर है वो मेजर रोल प्ले करता है। किसी व्यक्ति ने आपको उधार दिए पैसे 8% प्रति वर्ष की दर पर, यानी पूरे साल में आपको 8% ब्याज चुकाना है। लेकिन आपका तो काम 6 महीने में हो गया, अब आपके पास पैसे आ गए, आप उसको लौटाना चाहते हो, तो क्या अब आप 8% दोगे? नहीं, पूरे साल की बात हुई थी 8% की, तो आधे साल में आप क्या दोगे? 4% ही दोगे ना। तो इसी प्रकार से पूरे ब्याज की गणना में कोई मेजर रोल प्ले करता है, तो वो कौन है? दर। दर को समझना बहुत आवश्यक है, अपना आगे बहुत डिटेल से इसको समझेंगे, ठीक है। और दर के बाद में अगली बात है समय, टाइम। सीधी सी बात है, दर अगर आपने समझ ली तो उसके बाद में आपको उस समय के हिसाब से गणना करनी है। आपने पैसे उधार लिए, सालों के लिए लिए हैं कि कुछ महीनों के लिए लिए हैं, कितने समय के लिए लिए, उस समय के आधार पर आपको ब्याज की गणना करनी है ना। तो ये समय तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, इसके बाद में एक शब्द होता है शर्त। बोलो क्या? शर्त यानी कंडीशन। अब शर्त क्या होती है? अभी मैंने आपको समझाया, एक साहूकार से आपने पैसे उधार लिए 8% की दर पर। मान लो साहूकार ने कहा कि मैं तो हर 6 महीने में ब्याज का हिसाब करूंगा, और जो ब्याज बने वो 6 महीने में मुझे लौटा देना, वरना मैं उस ब्याज का भी ब्याज लगाऊंगा। तो शर्त का मतलब है कि आपकी शुरुआत में बात कैसे तय हुई है, ब्याज आपको पूरे साल के बाद में लौटाना है, या हर 6 महीने में ब्याज देना है, या हर 3 महीने में ब्याज देना है, या हर 4 महीने में वो हिसाब करने आएगा और आपको ब्याज लौटाना पड़ेगा, या हर 5 महीने में वो आएगा, या हर 2 महीने में आएगा। ये बात जो तय करता है, उसको तय की जाती है, उस मसले को बोलते हैं शर्त। आप समझते हैं इतना तो ठीक है। चलिए, तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की बात है। अब प्यारे मित्रों ये टर्मिनोलॉजी आपने समझ ली। अब ब्याज को अपन कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं? तो 2 प्रकार से। अच्छा, वैसे तो अपनी मर्जी हो उतने प्रकार से ब्याज लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली इस दुनिया में ब्याज के 2 प्रकार हैं। एक तो है साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, आप समझना, सिंपल इंटरेस्ट। और एक है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गया? ठीक है।
ब्याज दो प्रकार से आप जो है लगा सकते हो। ब्याज लगाने के दो तरीके, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये सुनो, साधारण ब्याज का मतलब है कि ब्याज हमेशा मूलधन पर ही लगाया जाए, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि वहां पे ब्याज का भी ब्याज लगे। तो कहने का मतलब यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यह है कि मणि ने बोला कि साहब देखो, मैं 10% की दर पर आपको धन उधार दे रहा हूं, साल के बाद में हिसाब करना है, तो जो ब्याज एक साल के बाद में बनेगा वो ब्याज मैं मूलधन में जोड़ूंगा, और अगले साल के लिए मूलधन प्लस ब्याज मिलके जो अमाउंट बनता है उसका ब्याज तुम्हें देना पड़ेगा। दूसरे साल वापस जो ब्याज बनेगा उसको वापस मूलधन जो अमाउंट बना था उसमें जोड़ेगा, उससे अगले साल के लिए उस बड़े अमाउंट पर वापस ब्याज लगाएगा। तो प्यारे मित्रों, ब्याज तो फिर बढ़ता जाएगा आपका। मान लो कि पहले साल के अंत में आपका ब्याज बना 5,000 रुपये, तो दूसरे साल में तो 5,500 बनेंगे, तीसरे साल में तो 6,300 बनेंगे। तो कहने का मतलब हर साल के ब्याज में वृद्धि होती जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है, इसलिए हर साल के अंत में ब्याज में वृद्धि होती जाती है। तभी तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि, यानी हर एक चक्र, समय का एक चक्र के बाद में ब्याज में वृद्धि होती है, इसलिए इसका नाम है चक्रवृद्धि। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में आ गया। साधारण ब्याज का मतलब यह है कि ब्याज का ब्याज नहीं लगने वाला। जैसे आपने साहूकार से लाख रुपए उधार लिए, 10% का दर रखा, तो एक साल के बाद में आपका 10,000 रुपये ब्याज बना। तो आप 10,000 लौटाओगे तो भी ठीक है, नहीं लौटाओगे तो भी दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो लाख रुपए पर ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो 10,000 रुपये जोड़ के 1,10,000 रुपये ब्याज लगाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि मूलधन पर ही हमेशा ब्याज लगाया जाए, ब्याज का ब्याज नहीं लगे। ठीक है, चलिए, तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो तरीके हैं ब्याज को लगाने के। इसके अलावा तो अपनी मर्जी से कितने भी तरीके बना लो। आप ऐसा बोलो कि मैं तो दुगना धन लूंगा, मैं तो आपकी इतनी ज़्यादा धन की जरूरत है, मेरे पास धन है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो 3 गुना धन लूंगा आपसे वापस। वो अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो। आप उसको बोल दो कि मैं जो है आपको लाख रुपए उधार दे रहा हूँ, इस शर्त पर कि आप जो है रोज मेरे ऑफिस में 2 घंटे काम करने आओगे। ये भी एक प्रकार का ब्याज है, लेकिन ये ब्याज एक दूसरे रूप में, धन में ना होकर के अलग अंदाज में। या आप कह दो कि मैं तेरे को लाख रुपए उधार दे रहा हूँ, तो मुझे 6 महीने के लिए अपनी गाड़ी को यूज़ करने दे। ये भी एक प्रकार का ब्याज है, लेकिन दूसरे तरीके से। तो कहने का मतलब आप धन किस अंदाज में, मतलब किस प्रकार से देते हैं वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन जो मानक तरीके हैं ब्याज के वो दो हैं, एक तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इन पर अपन बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो प्यारे मित्रों, फिर इस वीडियो में इतना ही, और अब अपन अगले वीडियो में ब्याज टॉपिक को प्रॉपर वे में शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, मैथमेटिकली अपन डिफरेंस देखेंगे, और उसके बाद में उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे मित्रों, बहुत अच्छे से आप पढ़ते जाइए और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अब देखो, ब्याज का ये वीडियो है ना, शुरुआत में मैंने परसेंटेज बताया, लेकिन लास्ट में आकर के मैंने ब्याज की बात की। तो आप अगर आपको वाकई सिलेक्शन चाहिए, सफलता चाहिए, वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। और नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर वे में, और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते रहिए ताकि उनको भी लाभ पहुंचे। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।